गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने क्वेश्चंस की हम करते जाएंगे, उतने अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। हम पढ़ रहे हैं कि द्विपदी जो आपके होते हैं, उनको त्रिपदी से कैसे उनकी गुणा करनी है। ठीक है, तो अभी देखो, हमने पिछली क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया था जो बिल्कुल ही, इसका अगर हम इसके नियम की अगर बात करें तो बिल्कुल ही आसान नियम है। आपको कुछ इस तरह का सवाल होगा जिसमें पहले वाले ब्रैकेट में अब 2 पद हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है वो 3 पद है। ठीक है, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 3। तो इनको कैसे हल करना है? बिल्कुल ही सिंपल है, रूल आपका वही सेम रहेगा। पहले हम इस पद को लेंगे, पहले ब्रैकेट के पहली टर्म या पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाइए और इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। मैंने लिख लिया है ए और गुणा का निशान और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सवाल में जो है वो ये चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, पर फॉर्मूले में ये चिन्ह जमा के ही रहेंगे। ठीक है, और अभी करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो अब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म या दूसरे पद को लेना है और उससे अब पूरे ब्रैकेट की गुणा कर देनी है। तो कर लीजिए। जमा का बी, जमा का निशान क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखो बी जो है वो प्लस का है। अगर बी के आगे माइनस लिखा गया होता तो मैं भी यहाँ पर माइनस ही लिखती, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस का बी और गुणा का निशान, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहां से उठाइए और यहाँ पर लिख लीजिए। अब सभी को पता है क्या करना है, तो बारी बारी से बाहर वाले चीज जो बाहर लिखा गया है चर, उसकी अंदर हमने गुणा करनी है बारी बारी से। तो करते हैं शुरू। पहले हम ए की गुणा एक्स से कर देंगे तो आ जाएगा ए गुणा एक्स। उसके बाद इसी ए की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा a गुणा y। इसी a की गुणा अब z से करेंगे तो आ जाएगा a गुणा में z। ठीक है, जमा है तो जमा का निशान। अब b की बारी आती है तो b को x से गुणा करो तो आ जाएगा b गुणा में x। फिर से करो तो आ जाएगा b गुणा में y, और अब z से करो तो आ जाएगा b गुणा में z। बस सिंपल था, ऐसे हमने इनको करना है। पिछली 3-4 क्लासेस से हम इसको सीखते आए हैं। तो अभी बस इनको हमने क्या करना है, गुणा का निशान हटा दो और इनको ऐसे का ऐसा लिख दो तो आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और जमा का निशान, उसके बाद बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो बस ये नियम हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी हमने इसको फटाफट से सीख लिया है। तो बढ़ते हैं अभी आगे और इन नियम को भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जमा और घटाव के नियम है, ये बहुत जरूरी है, इनको कभी भी आप भूले ना, हमेशा याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो बस 2 मिनट में इनको समझेंगे, फिर अगला हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो जमा और घटाव के नियम क्या कहते हैं? जब भी आपके पास कोई दो ऐसी संख्याएं या कोई दो ऐसे चर हैं जिनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो उनको आपने हमेशा घटा देना है। ठीक है, उनको आप हमेशा माइनस करोगे, घटा दोगे। और अगर आपकी जो दोनों संख्याएं हैं उनके चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों माइनस की हैं या दोनों प्लस की हैं, तो उनको आपने हमेशा जमा करना होता है। ठीक है, और उसमें आपने देखना है तो उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, तो जो भी उन दोनों में बड़ी संख्या होगी वही आपके उत्तर का चिन्ह डिसाइड करेगी। तो अभी मैं यहां पर लिखती हूं 5a² माइनस, सॉरी चलो इसको भी माइनस कर लेते हैं, -10a²। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इन दोनों के बीच हम क्या करें, इनको जमा करें कि इनको घटा दें। फटाफट से बताइए, जमा करना है या इनको घटाना है? प्लस करना। प्लस करना है। प्लस क्यों प्लस करना मैम। करेंगे? क्योंकि इनके पास देखो एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह हुए, तो इनको हम जमा कर देंगे। तो जमा कर दो, कितना आएगा जमा करके? 10 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 15। 15।
15a² हमारा जमा करके आएगा। और बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या बच्चों -10a² है, इसके पास माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो जमा में आपको दो चीजें करनी पड़ती है, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जमा करें या घटाएं, फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि उत्तर का चिन्ह कौन सा आना चाहिए। पर गुणा में ऐसा नहीं होता, गुणा में बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले तो अपनी संख्याओं को आप गुणा कर दो, बिना उनके चिन्ह देखे बस गुणा कर दो। गुणा कर दिया, उसके बाद उत्तर का चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। अगर चिन्ह दोनों के पास एक जैसे होंगे तो उत्तर में जमा का चिन्ह लगा देना, अगर दोनों के पास चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में माइनस का चिन्ह लगा देना। पर सबसे पहले उनको गुणा करना है, तो करते हैं गुणा। -5a की गुणा अगर मैं 6a में करूं तो क्या उत्तर आएगा, पहले तो ये बताएं, गुणा करके कितना उत्तर आएगा। मैम 30। और साथ में a²। मैम a। ए आएगा या फिर a² आएगा, ध्यान से देखें। मैम a²। a², क्योंकि देखो हमने संख्या की गुणा संख्या में कर दी, 5 के 30 आ गया, और a की गुणा a में करनी है तो आ जाएगा a⁻2, क्योंकि a की गुणा जब a में करोगे तो आएगा a²। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। अब बताइए उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। माइनस। माइनस का, माइनस का, ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस का है और ये वाली चीज खुद प्लस की है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उत्तर में माइनस का चिन्ह हमने लिखना है। बस यही नियम होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इनको भी हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए एक सवाल यहाँ पर हम करते हैं। मान लो ये है x और ये है y, x प्लस वाई है, इसमें मैंने गुणा करना है -2x प्लस वाई -3z। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रूल को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को ले लीजिए और उसको लिख लीजिए x। ठीक है, इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर देनी है, तो आप भी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस वाई -3z लिख दिया मैंने। अब दूसरी टर्म को उठाइए, दूसरी टर्म है प्लस का y, तो ऐसे लिख दिया, और उसके बाद -2x प्लस वाई -3z ऐसे लिख लिया। पहली टर्म उठाई, उसको ब्रैकेट से गुणा किया, सेकंड टर्म उठाई, उसको भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमने इस x की गुणा बारी बारी से अंदर लिखी गई सभी टर्म्स के साथ करनी है, और y की गुणा भी अंदर लिखी गई सभी टर्म्स के साथ करनी है। तो करते हैं शुरू। यहां पर हम इसको लिखेंगे x गुणा -2x जमा x, जमा का निशान क्यों आया, क्योंकि यहां पर जमा था और x भी हमारा जमा का ही है, इसलिए जमा का निशान। ठीक है, गुणा y, उसके बाद देखें तो ये माइनस है तो यहां पर माइनस का साइन, और x की गुणा अब हमने करनी है 3z से, तो x गुणा 3z। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया, इसको हल करके, इसको सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, प्लस का y है तो लिख लो इसको ऐसे, प्लस y, इसकी गुणा माइनस के 2x में करनी है, तो माइनस का 2x, इसको किसी और कलर से लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। y गुणा माइनस का 2x, ठीक है, और यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस y गुणा y, और यहां पर माइनस का साइन है तो -y गुणा 3z। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया, बस खोल के लिखना है और हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सब कुछ वही है जो हम इतने टाइम से करते आए हैं। अब गुणा करो, x की गुणा जब मैं 2x से करूंगी तो 2 एकम 2, और x गुणा x आ जाएगा x की घात में 2। ये जमा का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, तो माइनस का ही साइन आएगा। माइनस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x की गुणा y से करो तो आ जाएगा xy। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस x की गुणा 3z से करो तो आ जाएगा 3zx, या फिर 3xz, जैसे भी आप इसको लिखना चाहो। ये कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, y की गुणा जब 2x में करेंगे तो ये आएगा, थोड़ा इसको नीचे लिखती हूं मैं यहाँ पर, 2xy, और
चिन्ह कौन सा आएगा, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस का साइन ही यहाँ पर लिखा जाएगा। प्लस y की गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3zy। तो बस ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक जितना भी लिखा गया है वो हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर ढूंढना है कि क्या यहाँ पर कोई समान पद है। तो बताइए क्या आपको यहां से लेकर के यहां तक कोई समान पद नजर आ रहे हैं? मुझे तो एक नजर आ गया है, बाकी आप बताएं। यस मैम। मैम बताएं बेटा कौन कौन। 3z एक्स 3z वाई नहीं, एक्स वाई हाँ एक्स वाई है, और दूसरा है -2xy। ठीक है, एक तो ये वाला यस और मैम। दूसरा ये वाला, ये ये दोनों वाला समान पद है। क्यों समान पद है? क्योंकि दोनों के पास जो चर है वो एक्स वाई है, और यहाँ पे भी एक्स वाई की घात 1, यहाँ पे भी एक्स वाई की घात 1। नहीं 3xy नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको सॉल्व करें। 3zy नहीं, क्योंकि ये जेड वाई है ना, ये जेड वाई हो गया, पर ये दोनों एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। जेड वाई वाला यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम इनके साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो माइनस का 2x² तो हल नहीं होगा, इसको ऐसे कैसा ही हम लिखेंगे। और यहाँ पर देखो तो प्लस का xy और माइनस का 2xy, इनको मैंने साथ में लिख लिया, इनको मैंने साथ में लिख लिया। इनके अलावा जो चीजें बच गई उनको ऐसे का ऐसा ही हम नीचे उतार लेंगे। के अलावा जो भी चीजें बच गई हैं उनको ऐसे कैसा हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब जो हल हो सकता है उसको हल कर लो। इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कौन कौन समान पद हैं। तो सिर्फ एक्स वाई और -2xy समान है, बाकी सभी असमान पद हैं, तो ये हल नहीं होंगे। तो ये तो माइनस का 2x² ही आएगा। अभी आप मुझे बताएं ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस या माइनस? मैम माइनस। माइनस। माइनस, क्योंकि एक जमा का है एक माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये माइनस होंगे। 2xy में से अगर आप एक xy को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? दो में से एक चले गए, मैम 1। 1 और साथ में xy भी। ठीक है, xy, तो अब इसमें साइन कौन सा आएगा बताइए? मैम माइनस। माइनस का, क्योंकि देखो ये जो है 2xy बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। और बाकी तो कोई चीज हल नहीं हो सकती, तो इनको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। और अब हमारा आंसर जो है वो फाइनल आ चुका है। ठीक है, आपको मैम लग रहा होगा वापस से कि बता बहुत दो। इसमें चिपक गई है, लेकिन ट्राई करते हैं एक बार। ऐसा ही क्वेश्चन आप करके मुझे बताएंगे पोल में। अभी के लिए ध्यान से सुने, पहले बस इसको इसके साथ गुणा कर देना और दूसरी टर्म को भी इसके साथ गुणा कर देना, फिर इनको अंदर ऐसे अलग अलग आपको गुणा करना होगा और इसको भी अंदर अलग अलग गुणा करना होगा। यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, जब गुणा करोगे तो साइन का ध्यान रखना है। फिर आपको ढूंढने होंगे समान पद। जो पद समान होंगे उनको आपस में आप प्लस माइनस जो भी वो हो रहे होंगे वो आप कर सकते हो, उनको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। जैसे यहाँ पर ये माइनस हो रहे थे तो हमने इनको माइनस कर दिया, है ना। और बाकी जो असमान पद हैं उनको हम बस ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। तो बस अभी ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो अब एक और क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताएंगे, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सवाल आपके सामने मैं लिख के देती हूँ, इसका आंसर आपने देना पोल में ही है, पर क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे खुद लिखूंगी। -3x+y x+y-2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन मैं यहां भी लिख देती हूँ, तब तक इसको सॉल्व करना शुरू करें। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। अभी बस मुझे ऑप्शन लिखने दें और आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, उसके बाद ही जो है वो पोल नजर आएगा।
3 ही ऑप्शन है, तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दे सकते हैं आप पोल में। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका आंसर आपने देना है पोल में। पोल आपके लिए ओपन हो चुका है। साइन का ध्यान रखिएगा, पहले अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, अभी जो है वो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के सही हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। गड़बड़ हुई होगी तो बस साइन की ही हुई होगी, क्योंकि वहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं, बाकी सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल ठीक करते हैं। पर कोशिश सभी करेंगे। सही गलत मैंने कहा बाद की बात है, पर अपनी तरफ से पूरा 100% सभी दें। सही होता है गलत होता है वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है कभी, मान लो, है ना, तो आपको हर एक स्टेप के पॉइंट मिलेंगे। अभी तो चलो ये एमसीक्यू टाइप में है, तो अभी आपका आंसर गलत हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाता है। पर जब पेपर में आएगा तो कुछ कुछ स्टेप के आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, इसलिए हर एक स्टेप को अपनी तरफ से पूरा बेस्ट तरह से परफॉर्म करें, ठीक है। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे। 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 23 बच्चे क्लास में हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से चलिए 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 2 बच्चों की गड़बड़ हुई है साइन में, और एक बच्चे ने जो है वो प्लस माइनस करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, बाकी उनका ठीक था। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने कहा हमारे पास अब 24 बच्चे हैं, 24। तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। 8 बच्चे अभी, अच्छा अभी आ चुके हैं 17 बच्चों के आंसर, जिसमें से 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, हैंड रेज कर सकते हो, जिस जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने कहा हमारे पास 24 के करीब बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि देखो बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो बाकी बच्चे जो आंसर नहीं दे पाए पोल में, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर अगर पोल में दे पाओगे 10 सेकेंड के अंदर अंदर तो बहुत अच्छे, नहीं दे पाओगे तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं काउंट करूंगी, तब तक के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दे। चलो 20 बच्चों के अभी तक आंसर आ चुके हैं और 15 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाएं बच्चों, अपना आंसर वहां पर लिख दें कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं ए, और कोई कह रहे हैं बी, और ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पूरा नहीं आएगा। -3x+y, ठीक है, और x + y -2। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहां से हम उठाएंगे -3x को और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट से, ऐसे पूरा का पूरा ब्रैकेट x + y -2। ठीक है, फिर हम यहां से लेंगे इस प्लस के y को, यहां मैंने लिख दिया, फिर इस y की गुणा भी कर देंगे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसको अंदर गुणा करो, माइनस का है 3x, तो ध्यान रखना सभी ने, माइनस का 3x है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो किससे, x के साथ। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको कहा था कि दोबारा से हमने -3x की गुणा ही y से करनी है। दोबारा से हमने क्या करना है, इस -3x की गुणा ही y से करनी है, तो यहां पर भी हम -3x ही लिखेंगे, तो यहां पर भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म उठ के यहां पर आ गई है, -3x × y। आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा से क्या होगा, यही -3x लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, 3x -3x मल्टीप्लाई बाय -2। यहां तक हो गया, पहली चीज हल कर दी। उसके बाद दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो प्लस का y गुणा करेगा x के साथ, फिर यही y, पहले x के साथ, फिर यही y गुणा करेगा y के साथ, फिर यही y गुणा करेगा -2 के साथ, यही y गुणा करेगा -2 के साथ। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। -3x की मल्टीप्लीकेशन जब आप x में करोगे तो आएगा -3x²। ठीक है, क्योंकि 3 x गुणा x² और दोनों के साइन अलग अलग थे, तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 3x की गुणा जब y में करोगे तो आएगा 3xy और साइन रहेगा माइनस का ही। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो आंसर में हमेशा माइनस ही आता है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x। क्यों, क्योंकि 3 2 6 और x का x। इसका साइन बताएं क्या आना चाहिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसका साइन प्लस क्या आएगा, प्लस का। प्लस वेरी गुड, ठीक है, प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो x की गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा xy या फिर yx, जैसे भी आप इसको लिखना चाहो। y की गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा y², और y की गुणा -2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -2y। अब देखिए, यहां से यहां तक हमने इसको हल करके लिख लिया, पर अभी एक और स्टेप होता है, वो क्या होता है, समान पदों को ढूंढे। तो -3x² के समान तो कोई पद नहीं है। इसकी बात कर रहे अगर, तो एक्स वाई और किसके पास आपको नजर आ रहा है, तो इसके पास भी एक्स वाई हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में समान पद है, तो इनको साथ में लिख लो। तो इसको मैं किसी और कलर से लिख लेती हूँ, माइनस का 3xy और प्लस का xy। ठीक है, प्लस का xy, इनको मैंने साथ साथ लिख लिया। इसको
और इसको मैंने साथ साथ लिख लिया। इनके अलावा जितने भी पद बच चुके हैं वो सभी असमान पद हैं और वो भी अब हल नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। -3x² ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। इसको हल कीजिए, कितना आंसर आएगा? माइनस का 3xy है और प्लस का xy है। प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस करेंगे। 3xy में से एक xy को आपने माइनस कर दिया तो क्या आंसर आएगा? 3 में से एक माइनस कर दो, 2 आएगा। 2xy है ना। और देखो ये xy है, ये 2xy 3xy है, 3xy बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस ही आएगा। और आगे देखते हैं तो प्लस का 6x प्लस का y² और माइनस का 2y, तो यहां पर सभी माइनस के चिन्ह हैं और सिर्फ 6x प्लस का है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन था ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा था नहीं, अच्छा प्लस का y² है, हाँ y² भी प्लस का है, सॉरी मैंने, ठीक है। y² और 6x प्लस के हैं, बाकी सभी माइनस के हैं, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है जो कि बिल्कुल सही है। और 15 बच्चों का आंसर इस बार बहुत बिल्कुल सही आया, तो मतलब सभी में इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले क्लासेस में बहुत से बच्चों का गलत आ रहा था, लेकिन अब की बार देखिए तो आप सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी में इंप्रूवमेंट हुई, तो सभी बच्चों को वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन तो बिल्कुल ठीक निकाला, पर एक ने यहाँ पर मतलब यहाँ पर उनको जमा कर दिया था पदों को, इसलिए उनका 4xy आया। और इस वाले को देखें तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर इनके चिन्ह अलग अलग कर दिए। ठीक है, बाकी आंसर बिल्कुल सेम था। मैम। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, पोल में ही करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। इस टॉपिक का अब ये लास्ट क्वेश्चन है पोल में, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, आखिरी मौका है आप सभी के पास। कोई बात नहीं बेटा, जो लेट ज्वाइन हुए उन्होंने जो है वो अगर पोल में आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर लेते हैं पहले तो अभी के लिए आप सभी की चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा, उसके बाद ही आपने आंसर देना है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में कितने थे? हाँ 3 ही थे इसमें भी, तो इसमें भी वही है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैं समझाती हूँ क्या इसमें हुआ है। तो ये m+n-1 है, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 2m और प्लस का n। तो अब हमें पता है कि अगर आप a गुणा b लिखो या b गुणा a लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी तो आपस में गुणा ही हो रहे हैं, है ना। तो अगर आप इनको ऐसे लिखोगे, माइनस का 2m प्लस का n, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हम अगर लिखें तो m+n-1, तो इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों ही बराबर है। तो अब हमने इसको अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख लिया है। इस वाली चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए अभी आप इसको हल करना शुरू करें, फिर से सुने। -2m+n ब्रैकेट क्लोज, और अगला ब्रैकेट शुरू हुआ है m+n-1। ध्यान से कीजिएगा, और इस बार भी जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। समान पद अगर होंगे तो उनको हल जरूर कर लेना। तो अभी पोल ऑन नहीं होगा, पहले सभी इसको हल करना शुरू करें, 10 सेकंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल मैंने ओपन कर दिया है, पर बच्चों बिल्कुल ध्यान से करें, कोई मिस्टेक ना हो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपना टाइम लीजिए पूरा पूरा और इसको सॉल्व करें। तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का थोड़ा सा गलत है। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने पहले से ही थोड़ा सा गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। अपना उत्तर और ऑप्शन के उत्तर को अच्छे से मैच करें, एक एक चीज, घात, चर और साइन, एक एक चीज मैच करें, उसके बाद ही आंसर दें, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क होता है, बाकी सभी के सभी सेम ही नजर हमें आते हैं।
ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी है, पर कोई बात नहीं, सीखेंगे कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुई, है ना। बाकी अभी सभी कोशिश जरूर करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही हैं, और अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी देखिए तो 6 बच्चे गलत कर चुके हैं, 4 बच्चों के सही हैं। तो बच्चों ध्यान से करें, कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ चिन्ह की या फिर चरों की ऐसी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा किया था, पर अभी थोड़े थोड़े से सभी गड़बड़ कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें, कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, सॉल्व करने की हिम्मत सभी रखेंगे। 13 बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं, पर अभी तक सिर्फ 4 ही बच्चों के सही हैं, और बाकी बच्चों ने 10 बच्चों ने गलत कर दिया है, सॉरी 9 बच्चों ने गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 23, 24, 27 बच्चे हैं, 27 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। और 13 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए हैंड रेज कीजिए जिसने आंसर दे दिया है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो हैंड डाउन करें, मतलब उनका हैंड रेज नहीं होना चाहिए। सचदेव, राखी, अंजलि और नेहा जी के नाम से जो है, प्रिंस, याचिका, वर्धुम पटेल जी के नाम से जो है, और शायद नंदिनी है, कृष्णा, पूजा, पुनीत, शिवम, राहुल, आकाश, निशु, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं। शिवम कुमार जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। तो बाकी बच्चे भी आंसर दें अपना अपना। अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के सही हैं, पर 11 बच्चों के गलत हैं। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं, और 11 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आंसर दे दीजिए फटाफट से। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी एक बच्चे ने और गलत कर दिया है, बाकी 7 बच्चों के सही हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से अपना अपना आंसर दे दो पोल में। थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तो कोशिश करें कि आप अपना आंसर दे पाए। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब 7 बच्चे रहते हैं, प्रिंस, शिवम, अंजलि, सचदेव, कृष्णा, पुनीत, राखी, परदुम पटेल जी के नाम से जो है, नेहा जी के नाम से जो है, याचिका, पूजा, राहुल, आकाश, निशु, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, स्कूल स्टडी जी के नाम से जो है, और तनीषा, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। आनंद बेटा अपना आंसर दे दीजिए, बीर सिंह जी के नाम से जो है अपना आंसर दे दो, दीपांशु आंसर दे दीजिए, पूजा, अनु या सॉरी जगबीर जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे दीजिए, शालू कुमारी जी के नाम से जो है, तुषार, वर्षा कुमारी जी के नाम से जो है, सभी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं फिर क्लास को आगे। 10, जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल में जा करके दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी 22 बच्चों ने अपना आंसर दिया था, लेकिन 8 बच्चों के सही हैं, 14 बच्चों ने कहीं कहीं गड़बड़ करके थोड़ा थोड़ा उनका गड़बड़ हुई और फिर क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है -2m प्लस
n, और अगले ब्रैकेट में है m प्लस n माइनस 1। जिसको हमने सॉल्व करना था, पहले हम क्या करेंगे, -2 को लेंगे, 2m को लेंगे और इसकी गुणा कर देंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर हम n को लेंगे, प्लस के n को, और इसकी गुणा भी कर देंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो भी करते हैं इसको हल। अब बारी बारी गुणा करना है अंदर, माइनस के 2m को गुणा करेंगे m के साथ, ठीक है, प्लस माइनस के ही, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस का ही 2m आएगा यहाँ पर, माइनस के ही 2m को अब हमने गुणा करना है n के साथ, और दोबारा से माइनस का ही 2m है, इसको हम गुणा करेंगे माइनस के 1 के साथ। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठाया, इससे गुणा किया, फिर से इसको उठाया, इससे गुणा किया, फिर से इसको उठाया और इससे गुणा किया, ठीक है। और आगे करते हैं n के साथ भी यही करेंगे। n की गुणा होगी पहले m के साथ, उसके बाद इसी n की गुणा होगी n के साथ, और उसके बाद इसी n की गुणा होगी माइनस के 1 के साथ। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था, इसमें थोड़ा लगभग लगभग सेम ही था ये, पर कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होगा। तो माइनस का 2m स्क्वायर आएगा, और यहां पर भी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का साइन ही रहेगा, और ये आएगा माइनस का 2mn, और उसके बाद यहां पर आएगा प्लस का 2m। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस की गुणा जब माइनस में होगी तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। आगे देखें तो ये आ जाएगा आपके पास mn ही, क्योंकि nm लिखो एक ही बात है, और ये आ जाएगा प्लस का n स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको समान पद नजर आ रहे हैं? तो उनके नाम Yes, बताइए, ma'am. कौन कौन से? -2mn, mn. ठीक है, ये दोनों समान पद है, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा। तो इनके अलावा जो भी पद आपको नजर आ रहे हैं, पहले तो उनको ऐसे हम उतार देंगे। मैंने लिखा 2m स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया, समान पदों को एक साथ लिख लिया। लिखना चाहो तो समान पदों को एक साथ लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखना है तो दूर दूर रह के भी इनको आप हल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि साथ ही लिखना है, पर साथ लिख के थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 2m और प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -2m स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको जब हमने हल किया तो माइनस के 2mn और प्लस के mn के बीच में माइनस ही होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब साइन अलग अलग होते हैं तो ये आपस में माइनस होते हैं। दो में से एक माइनस करेंगे तो एक ही आएगा, तो आ गया अकेला mn, और साइन कौन सा रहेगा इसके पास? तो माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है, इसके पास माइनस है तो यहां भी माइनस ही आएगा, और बाकी की सारी चीजें ऐसे की ऐसी ही लिखी जाएंगी। तो यहां पर देखो ये दोनों चिन्ह जमा के हैं और बाकी सारे माइनस के हैं। तो करते हैं इसको मैच अपने ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है, क्योंकि हमारा आंसर भी यही आया है। माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n, ठीक है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन तो क्या गड़बड़ हुई थी उनमें। पहले देखते हैं कि किस सबसे ज्यादा जो है वो किसको लोगों ने अपना आंसर, सॉरी बच्चों ने अपना आंसर माना है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को भी बहुत से बच्चों ने सिलेक्ट किया था। तो पहले ए में देखो क्या गलती थी, माइनस का 2m स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो m स्क्वायर भी आएगा। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें m का स्क्वायर ही नहीं था। और दूसरा ऑप्शन देखे तो -2m स्क्वायर ठीक है, माइनस mn ये भी ठीक है, प्लस 2m ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर इन्होंने लिखा है, जबकि n स्क्वायर प्लस का है और माइनस का n है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर ये गलती थी। ऑप्शन नंबर सी देखें तो माइनस का 2m स्क्वायर ठीक है, प्लस का m नहीं, m वाली तो कोई टर्म ही नहीं थी, इसलिए ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि 8 बच्चों ने दिया था, जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाकी बच्चों ने
थोड़ी थोड़ी गलती के कारण जो है वो क्वेश्चन गलत कर दिया, पर कोई बात नहीं। मैंने कहा क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, इसलिए छोटी छोटी गलतियों से पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। पर जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको हर एक स्टेप के थोड़े थोड़े नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। तो ये था इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज ये जो मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक था वो पूरा खत्म हो चुका है। आज से हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है एक चर वाले बहुपद, ठीक है। पहले भी हमने बहुपद के बारे में ही बात की थी, तो हमने ये बात की थी कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे अब हम यहाँ पे करने वाले हैं चर के आधार पर। तो चर के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये तो कोई ऐसे हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से चर भी एक बहुपद में हो सकते हैं। तो बस इनका नाम ऐसा ही होता है, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, ठीक है। तो पहले हम करेंगे बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, पर इसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है? बहुपद कहता है कि अगर किसी बीजीय व्यंजक को आप बहुपद का नाम देना चाहते हो तो उसका जो चर है, ठीक है, और उस चर की जो घात है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो हमेशा ही? तो वो हमेशा ही होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है तो उसको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पूर्ण संख्या बताइए कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 से। वेरी गुड। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन मतलब ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। इसमें जो है वो कोई भी रुकावट नहीं होगी, जहां तक गिनती है वहां तक ये चलता जाएगा। तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। अब बात कर लेते हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती, उसकी भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो पहली है माइनस वाली सभी संख्याएं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये सभी जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। अगला है बटे वाली संख्याएं, जैसे कि 5/6 हो गया, 3/2 हो गया, -8/7 हो गया, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती। अगला है दशमलव वाली संख्याएं, जैसे कि 1.8, 2.99, ठीक है, ये संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। और सबसे लास्ट है तो वर्गमूल वाली संख्याएं, ये भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई कि कौन कौन सी संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे और किसको पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, तो वाई टाइप कर दीजिए। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लिए, ठीक है। बस इतनी सी बात कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या होगी। अगर कोई संख्या आपको माइनस वाली दिखती है तो आप बोलेंगे पूर्ण संख्या मैम नहीं फिर होगी, से समझा दो। ठीक है। फिर से इसको हम समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हम बस अभी इतना ही सीख रहे हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस बिंदु बिंदु का मतलब है कि ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो उसको हम कहते हैं सिंपल सी पूर्ण संख्या, जो कि आपकी गणित की गिनती भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं होती? तो अगर किसी संख्या के आगे माइनस लग जाए तो हम बोलेंगे ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या हमें बटे में नजर आ जाए तो भी कहेंगे कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या हमें दशमलव में नजर आती है तो भी हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर नजर आती है तो भी हम उसको कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो नहीं मैम। है मैम। चलिए तो इसको मैं मिटा देती हूं। तो ये पूर्ण संख्या कहां होनी चाहिए? ये पूर्ण संख्या चर की घात में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 10/8, तो 8 नहीं 7, ठीक है। और x की घात मैंने लिखी यहाँ पर 5, जहाँ 9.8 और x की घात मैंने यहाँ पर लिखी 4, जहाँ वर्गमूल का 15 और यहाँ पर x की घात में लिख रही हूं 3। तो बताइए क्या आप इसे बहुपद कहोगे या नहीं कहोगे? नहीं मैम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं बहुपद। मैम जी। नो और मैम। कोई? ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं नो।
चलिए, तो अभी हमने जो बात की उसको हम अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बहुपद बोलता है कि अगर किसी बीजीय व्यंजक को मेरा नाम देना है तो उसके चर की घात देखो। चर क्या होते हैं? तो जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट जैसे कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जो भी है वो चर है। तो अगर आप यहाँ पर चर की घात देखेंगे तो बताइए पहले चर की घात कितनी है? 5 5। मैम 5 दूसरे चर की घात कितनी है? 4 4 और तीसरे चर की घात कितनी है? 3 तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, है ना? ये सभी तो पूर्ण संख्याएं हैं। फिर आपने कहा कि ये तो बहुपद नहीं होगा, तो आपका सबका आंसर गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये एक बहुपद है। बहुपद के लिए हम इस चीज को नहीं देखते, ना ही हम इन्हें अचर को नहीं देखेंगे। ये सब अचर है ना, ये संख्याएं हैं, इनको कहते हैं अचर। तो अचर को नहीं देखते, देखते किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ चर की घात को, बस, और कुछ भी नहीं। अपने चर की घात, ये सॉरी किसी और कलर से करते हैं इसको, ये और ये, बस इस पे आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी किसी पे भी आप ध्यान नहीं देंगे। तो अभी बताएं, अभी आपको सभी को समझ आया कि कहां पे आपने गलती की? यस मैम यस मैम आपने अचर को देखा, आप क्या देखना चाहिए था? चर की घातों को। तो चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पर लिखते हैं 9x⁴ -3.8 x⁻3 जमा वर्गमूल 17x⁻2। अब बताइए क्या इसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस मैम मैम तो यस ठीक है, मैम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमने चर की घात अगर देखें, चर की घात अगर देखें तो पहली है 4, दूसरी है 3 और दूसरी तीसरी है 3 2। तीसरी 2 ठीक है, तो बस हो गया। इसमें चर की घात पूर्ण संख्या थी तो ये बहुपद हो गया। अब बताइए, z की घात 2 -4 z की घात -8 जमा 5, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम नो मैम नो, नो मैम नहीं है। रीजन भी बताएं। मैम -8 है इसमें। -8 है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर अब हम चर की घात देखें तो पहली बार तो 2 था, यहाँ पर तो 2 था, ठीक है। इस 2 ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुपद बन जाओ, मैं तो 2 हूं। लेकिन इस -8 ने इसको बहुपद बनने से रोक दिया। -8 क्या है? -8 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जब घात में पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हम उसको बहुपद भी नहीं कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। तो y³ +4 वर्गमूल y -3y। चलिए बताएं, क्या ये एक बहुपद है? यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है, आपने अपनी तरफ से तो कहा यस, क्योंकि हाँ देखने में लग रहा है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। नो। क्यों नो है इसका आंसर? तो सीखते हैं क्यों इसका आंसर नो होगा। देखो, पहले में तो y की अगर हम चर की घात देखें, चर की अगर हम यहाँ पर घात देखें तो चर की घात पहले में तो 3 है ना? पहले में तो है 3। दूसरे में देखो तो y की तो कोई घात दी ही नहीं है, बस वर्गमूल y दे के रखा है। चलो इसको बाद में करते हैं। इसको देखें तो इसकी घात है 1। ठीक है, अब हमें वर्गमूल y की घात नहीं देखनी है, हमें तो y की घात चाहिए। तो जब आप वर्गमूल को बदलोगे घात के रूप में तो कितनी घात आएगी? क्या कोई बता सकता है? 1/2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1/2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो, हम सभी ने पढ़ा था कि अगर हम किसी का वर्ग करें, मान लो अगर मैं आपको कह रही हूं कि y का जो है वो आप सभी वर्ग करें, तो आप क्या लिखोगे? y की घात में 2, क्योंकि वर्ग को जब घात में लिखा जाता है तो वो 2 आता है। घन को घात में लिखते थे तो 3 आता था, है ना? तो अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात जो है इसकी उल्टी होती है। अगर वर्ग को आप घात में 2 लिख रहे हो तो वर्गमूल को जब घात में लिखने की कोशिश करोगे या लिखना चाहोगे तो वो वर्ग की उल्टी हो जाएगी। 2 का उल्टा 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, इसलिए यहाँ पर क्या घात में आ गया? 1/2। अब बताइए, ये 1/2 क्या ये एक
पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है। और जब हमने यहां से y की घात निकालने की कोशिश की तो y की घात आई 1/2, क्योंकि जब वर्गमूल हटता है तो उसके बदले में घात में 1/2 लगाया जाता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं थी तो ये पूरा का पूरा भी बहुपद नहीं होगा। ये सभी को समझ आ गया? यस मैम। तो यस बस मैम। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 मिनट, अभी नहीं है। अच्छा, तो कुछ केसेस याद रख लीजिए, कब कब जो है वो आपका बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाया जाएगा, चाहे तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो। जब आपका चर वर्गमूल के अंदर हो। अगर आपकी संख्या वर्गमूल के अंदर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क बस चर की घात से पड़ता है। और अगर चर वर्गमूल के अंदर चला गया तो आप कहेंगे ये एक बहुपद ही नहीं है। सिंपल सी बात, नहीं है वो बहुपद अगर उसका चर वर्गमूल के अंदर बैठा है तो। दूसरा केस, जब भी आपका जो चर है वो बटे के नीचे नीचे चला जाए, जैसे कि ये बटे के नीचे अगर आपको कभी भी चर नजर आते हैं तो भी आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं बन सकता। तीसरा केस, अगर आपको कभी भी y की घात में कोई नेगेटिव नंबर, माइनस का नंबर दिख रहा है तो भी आप कहेंगे कि ये एक बहुपद नहीं बन सकता। और कभी भी अगर चर की घात में बटे वाली संख्याएं हैं तो भी हम कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं हो सकता। मेन केसेस ये दो है, पहला ये, दूसरा ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर तो हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये बहुपद हो सकता है या नहीं, लेकिन इन दोनों में हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये सीख लिया कि बहुपद क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होता है, जैसे कि ये 2x+5। इसमें पहले तो सबसे पहले आपने ये पता करना है कि क्या ये एक बहुपद है। तो देखो, चर की घात 1 है, एक एक पूर्ण संख्या है, ये जो है वो पूर्ण संख्या है। घात में पूर्ण संख्या है तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बस ये चेक करो कि बहुपद भी है या नहीं। अगर ये बहुपद है फिर हम आएंगे चर के ऊपर। तो मैंने पूरा बहुपद पढ़ा, 2x+5 मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि इस पूरे बहुपद में सिर्फ एक ही चर है, वो है x, तो इसे मैं कहूंगी एक चर वाला बहुपद। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो 2x⁻5, तो क्या अभी भी ये एक चर वाला बहुपद होगा? यस मैम। नो मैम। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि क्या होता है, जब भी आपका चर वर्गमूल के अंदर चला जाए तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होता। बेटा अभी 5 मिनट है पूरे हमारे पास, तो अभी कोई गुड नाइट नहीं होगा, अभी क्वेश्चन पोल में होगा। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पर ये वर्गमूल के अंदर चला गया ना, तो इसको जब मैं खोलूंगी तो होगा ये x और घात में 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 आ गया तो ये तो बहुपद ही नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, जितने मर्जी चर वाला हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। अभी सभी को समझ आया कौन कौन होगा और कौन नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं क्योंकि काफी 5 मिनट है। चलो पहले इसमें बताओ, इसमें मुझे बताइए कि x+1, इसमें चरों की संख्या कितनी है? मैम एक। और वो कौन सा है? वो है x। चर का नाम X। क्या है? x। तो हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है। अगला क्वेश्चन है z² + x+y, इसमें चरों की संख्या कितनी है? 3। 3। कौन कौन है इसमें चर? एक तो z है, Z Y। और y है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। आगे देखें तो अगला सवाल है x² -2x+1, इसमें बताइए कितने चर हैं? मैम 2। मैम 2। यहाँ थोड़े से आप गलत हो गए, 2 नहीं है। 3 है। और x तो है ना, लेकिन है तो x ही। मैम 3 है। 3। नहीं, इसमें एक ही चर है और वो एक। है x, तो ये एक चर X। वाला बहुपद है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, माना कि पहले x की घात 2 थी, फिर उसकी घात 2x मतलब 1 रह गई, फिर ऐसा हो गया। ठीक है, पर है तो एक ही चर ना, दिख तो हमें यहाँ पर x x x ही रहा है, तो उसको हम एक ही चर कहते हैं। जैसे कि मान लो एक और उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा y की घात 4 जमा 2y² -2y जमा
9। तो देखो, आप वैसे तो आप कहेंगे इसमें 3 चर हैं, पर इसमें 3 चर नहीं है, इसमें भी एक ही चर है, और वो कौन है? 2y। y। घात बेशक अलग अलग हो सकती है, लेकिन चर तो एक ही है ना, तो उसको हम एक चर वाला बहुपद ही मानते हैं। तो दो चीजें आपने याद रखनी है कि जितनी मर्जी बार उस चर को लिखा गया हो, अगर चर सेम है तो उसको हम एक चर वाला बहुपद ही कहेंगे, लेकिन उसको एक चर वाला बहुपद कहने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि वो बहुपद है भी या नहीं। ठीक है, तो बस एक चीज को याद रखें, अगर आपको ऐसे दिखते हैं जिसमें मान लो 10 लिखा है, फिर वर्गमूल के अंदर चर है, फिर उसके बाद कुछ और लिखा है y² या ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, वर्गमूल में चर आ गया, तो साफ मना कर देना ये बहुपद ही नहीं है। तो बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ध्यान से सवाल को मैं समझाऊंगी, आप सभी ध्यान से उसको सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है? ये कह रहे हैं जो नहीं है उस पे आपने टिक करना है। तो ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से। 4x² माइनस 3x प्लस 7, दूसरा ऑप्शन है y³ प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है z की घात 10 जमा z की घात 7 और जमा 5, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्गमूल t जमा 11। ये कह रहे हैं कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। पहले तो आप ये देखो, अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो बहुपद ही नहीं है, ऐसा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सभी देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। वैसे क्लास का टाइम हो चुका है, पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम जरूर क्लास को एंड कर देंगे। बस इसका आंसर आप सभी बच्चे दे दें, उसके बाद फिर क्लास एंड हो जाएगी। कौन है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये आपने बताना है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी सभी का अभी तक ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 16 बच्चे, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे रहते हैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर आप पोल सेक्शन में दे दीजिए, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसलिए अब करेंगे हम 10 सेकंड का वेट, और फिर मतलब क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका आंसर जानने के बाद। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के सही हैं और 5 बच्चों के गलत हैं। इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर मैम डी। मैम डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि हमने देखा कि इसका वर्गमूल के अंदर टी चला गया है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी में देखो तो एक चर है, इसमें भी एक चर है, और इसमें भी एक ही चर है। इसमें था x, इसमें था y, इसमें था z, इसमें था t, लेकिन उसकी घात थी 1/2, और ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आता। तो बस यही था हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके बच्चों, गुड गुड नाइट नाइट, मैम। बाय। गुड नाइट मैम। ओके बेटा, ओके बच्चों, सभी बच्चों को